तो हेलो दोस्तों कि मेरा नाम शुभम है और मैथ्स का इस बार का 2026 का जो बोर्ड का एग्जाम था, लोग बोल रहे थे बहुत ही डिफिकल्ट आया था, बट लेट्स सी. सो आई हैव अ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेट 430/5/2 and in which I am going to solve the section A part. In this video you will get the section A completely and whole concept you are getting. So the first question is a bag contains some red ball and some white balls. A ball is drawn at random from the bag. So there is a bag, ठीक है, जिसमें कुछ व्हाइट बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, नहीं पता कितनी है क्या है, ठीक है. If the probability of getting a red ball is 2/7, probability of getting a red ball is 2/7, and we have to calculate the probability of the white ball. So the net probability is always be 1. जितनी भी अगर बैग में बॉल से किसी भी कलर की बॉल्स है तो जो नेट प्रोबेबिलिटी होगी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाइट हो, रेड हो, ग्रीन हो, यहाँ पे सिर्फ व्हाइट और रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दी रेड बॉल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. इन सब का सम 1 के इक्वल होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमको दे रखा है 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हमको निकालना है, जो हो जाएगी इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हो जाएगा 1 - 2/7, दैट इज इक्वल्स टू 7 - 2/7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल हो जाएंगी हमारी 5/7 एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, कुछ नहीं था. व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों है एक बैग में. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालना है. तो जो नेट प्रोबेबिलिटी, जो सम है प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस रेड इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की वैल्यू हमने रख दी एंड वी विल एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हाइट बॉल. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत ही आसान था ये, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. Second question is, if the zeros of the polynomial px, if the zeros of the polynomial px is equals to 2x square minus 7x plus 6 and their roots are alpha and beta, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने आपको हमेशा पहले ये बताया, जैसे ही आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखे और अल्फा बीटा की बात करें, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लगा दो. माइनस बी की वैल्यू क्या है -7/2. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 7/2. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. c क्या है 6/2 दैट इज इक्वल टू 3. अब मुझे सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, मुझे ये निकालना था. इसमें कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लो. अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा. ये बेसिकली मुझे निकालना है. बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो कि क्या है 7/2. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3. तो ये हो जाएगा 3/1. इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई. तो बेसिकली क्या हो गया 7 × 1/3 × 2. तो आ गया 7/6. ये आ गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 7/6. और जो भी आपकी प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर डी में. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, कोई दिक्कत? जब भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन देखे, अल्फा बीटा की बात हो, कुछ नहीं करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अगेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 निकालना है मुझे व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर. तो दो डाइस हैं, ठीक है, दो डाइस है, दोनों को रोल किएगा टुगेदर. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10. ठीक है, सम निकालना है मुझे ग्रेटर देन 10. कैसे निकालूंगा? तो ग्रेटर, जब दो डाइस रोल किए जाते हैं तो हर डाइस में आपको अगर पता है 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम ये होता है. सिमिलरली सेकंड डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 होगा. तो ग्रेटर देन 10 क्या होता है, मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं अगर दो डाइस रोल किए जाएंगे? 6. इसमें भी 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया, तो हो जाएगा 12. मैक्सिमम आ जाएगा 12. मुझे निकालना क्या है ग्रेटर देन 10. ग्रेटर देन में क्या आ जाएंगे 11 एंड 12. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन 10 है. ग्रेटर देन 10 में सिर्फ 11 और 12 आएगा, 10 काउंट नहीं होगा. अब 11 की प्रोबेबिलिटी क्या है?
या तो पहले डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, दूसरे पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, या दोनों पे 6 आ जाए। तो 11 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5,6 एंड 6,5, 12 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6,6। तो टोटल जो हमारे फेवरेबल इवेंट बने वो 3 बने कि सम ग्रेटर देन 10 में हमारे 3 इवेंट बनेंगे। तो जो हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए वो हो गए 3, और जो हमारे टोटल इवेंट हो गए वो कितने हो जाएंगे 36। कैसे 36 होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब 2 डाइस रोल होते हैं तो जो टोटल इवेंट होते हैं वो 36 होते हैं। कैसे, जैसे मान लो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और हमारा 1,1। ये हमारा अगर दो डाइस रोल हो रहे हैं, पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, तो ऐसे करके ये 6 हो गई। सिमिलरली अपन 6 तक जब जाएंगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, तो ऐसे नेट जो टोटल प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो ऐसे 36 प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ऊपर 6, ऐसे 2 की जो लाइन आएगी उसमें भी 6, 3 की आएगी उसमें भी 6, 4 की आएगी उसमें भी 6, 5 की आएगी उसमें भी 6, ऐसे 6 की भी 6। तो टोटल जो नेट प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 36। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, दैट इज 3/36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/12 and that is present in option number C. तो option C is your correct answer for this question. बहुत ही आसान था ये भी, बस आपको ये पता होना चाहिए जब 2 डाइस रोल हो रहे हैं तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन सकती है, दैट इज 36। अगर ये पता है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, क्लास 9th की मैथ्स का क्वेश्चन है ये। अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है, we have to calculate the total surface area of the solid cone of radius 7 cm। तो क्वेश्चन हमेशा गिवन डेटा पहले लिख लो। रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा हुआ है टीएसए ऑफ कोन निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है पाई आर एल प्लस आर। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7, एल की दे रखी है 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 25 प्लस 7 इज 32। तो 22 इंटू 32 आप सॉल्व करोगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लास 9th का टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आर दे रखा है, एल दे रखा है और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा पेंडुलम का क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम सबको पता है कैसा होता है, ये है पेंडुलम, ये ऐसे ऐसे झूलता रहता है पेंडुलम। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ है बेसिकली रेडियस इज गिवन एज 70 सेंटीमीटर and it describes an arc of length 88 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क की लेंथ है वो दे रखी है 88 सेंटीमीटर। निकालना है, थीटा निकालना है। So the question is the length of a pendulum is 70 centimeter and it's describe an arc of length 88 centimeter when swings the angle subtended by the arc at the center। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका निकालना है हमें कि कितना एंगल बन रहा है। तो फॉर्मूला अगर पता है लेंथ ऑफ आर्क का, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपको एल दे रखा है, आपको आर दे रखा है, आप डायरेक्ट पुट करो तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एल इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 88 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर। आर कितना है हमारा 70 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 10 या 70, क्या बचा 88 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 10। ये 0 से 0 चला गया, 22 4 जा, 2 2 जा, तो आंसर क्या बचा 2 इंटू 36, आंसर आ गया 72 डिग्री। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू 72 डिग्री, ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी में। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अगर आपको समझ में आ गया व्हाट इज आर व्हाट इज एल, देन यू कैन सिंपली एबल टू राइट द फॉर्मूला दैट इज एल इक्वल्स टू थीटा बाय 360
इंटू 2πr, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो एक एक नंबर के तो सारे ही सवाल मुझे लग रहा है सारे आसान है। अगर आपने बेसिक फॉर्मूले भी पढ़ रखे होते तो आराम से 20 में से कुछ नहीं तो आप 17-18 नंबर आराम से ला सकते, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट्स की, दैट इज -4,5 एंड -1,2। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स -4,5 एंड -1,2। कितना आसान सवाल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, कुछ नहीं करना। इसको x1, इसको y1, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है -1, y2 x1 की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया आपका -3 का स्क्वायर, तो टोटल हो गया क्या 3 3 जा 9, ये भी हो गया 9। आंसर क्या आ गया √18 क्या होता है 3√2। कैसे निकालेंगे, 18 का लो एलसीएम, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3, ये आ गया 3 बाहर, तो 3√2 ये हमारी आ गई डिस्टेंस। और ये आपका प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी में। क्या था भाई इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो और आंसर का कुछ भी तो है नहीं इसमें, और लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट पेपर है। कैसा डिफिकल्ट है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, जिसमें हमें एपी दे रखी है -1/3, 4/3, 3, और हमें nth टर्म निकालना है। भैया nth टर्म का क्या दिक्कत है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एपी का फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, डी की वैल्यू आप निकाल लो। डी क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, ये हो गया a2, ये हो गया a1, ये हो गया a3। 4/3 में से आपको माइनस करना है माइनस का 1/3, तो ये प्लस हो जाएंगे 4/3 प्लस 1/3, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 5/3। उठा के रख दो फॉर आंसर आ गया। ए की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस n-1 इंटू 5/3। इसे सॉल्व कर लीजिए, -1/3 प्लस 5n/3 माइनस 5/3। मैंने कुछ नहीं किया, 5/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो -1/3 और -5/3 को मैं लिख दूंगा एक साथ, तो ये आ जाएगा 5n/3, ये हो जाएगा -6/3 प्लस 5n/3, ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस 5n/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 3, ये हो जाएगा -6x प्लस 5n। कोई ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा कुछ आंसर, और ऑप्शन में दिख रहा है ये लिखा हुआ है 5n माइनस 6/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5n माइनस 6/3, ये आंसर है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं एक चीज तो नोटिस कर ली, अगर किसी ने गलती से तुक्के भी ऑप्शन बी में मारे तो 6 में से 3 सवाल में आंसर ऑप्शन बी है। लेट्स सी आगे भी कितने ऑप्शन बी वाले आते हैं। अगर कोई तुक्का भी मार गया है ऑप्शन बी, तो उसके कुछ नहीं तो 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे सेक्शन ए में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी के है, ए बी सी। जैसे ही बोला जाए डीई पैरेलल बीसी के, क्या याद आएगा, बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है, अगर कोई डीई पैरेलल बीसी के है और हमें दे रखा है एडी अपॉन एबी का रेशियो, कितना दे रखा है 1/3, और हमें एई की वैल्यू दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एसी निकालना है। क्या दिक्कत है भैया, एडी अपॉन एबी, अगर डीई पैरेलल बीसी के है, ये पैरेलल है बीसी के, तो क्या होता है बीपीटी, छोटे अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा का रेशियो बराबर, या छोटे अपॉन छोटे का रेशियो, एडी अपॉन बीडी का रेशियो, एई अपॉन ईसी का रेशियो बराबर हो जाएगा, या एडी अपॉन एबी, एई अपॉन एसी बराबर हो जाएंगे। लगा दो, क्या दिक्कत है, एडी अपॉन एबी का दे रखा है, तो एडी अपॉन एबी किसके इक्वल हो जाएंगे, एई अपॉन एसी के, एई अपॉन एसी के। एडी अपॉन एबी का रेशियो 1/3 दे रखा है, एई की वैल्यू दे रखी है 2.5,
AC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3, तो AC आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर, और ये किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल बीपीटी लगानी थी और कुछ नहीं करना था। तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई थोड़ा सा भी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, सब बेसिक बेसिक है बिल्कुल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर सिलेंडर को सरमाउंट कर दिया गया, मतलब कि सिलेंडर को उसके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है a cylinder of radius r is surmounted on a hemisphere of same radius, दोनों का रेडियस भी सेम है, मतलब सिलेंडर का रेडियस और जो हमारे हेमिस्फीयर का उसका रेडियस सेम है। टोटल हाइट इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर की हाइट हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द इनर सरफेस एरिया, हमको अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का सरफेस एरिया। अच्छा एक बात और, ये टोटल हाइट है, अगर मुझे मान लो सिलेंडर की हाइट निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट में से अगर मैं ये रेडियस माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो मैंने माना, इसको मैं मान लेता हूं ये कैपिटल H है, तो कैपिटल H जो टोटल हाइट है और वो किसके इक्वल हो जाएगी, H प्लस R के, इस हाइट के प्लस रेडियस के। तो हाँ, अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी क्या हो जाएगी, H माइनस R। H हमको दे रखा है दैट इज 13 माइनस R, तो ये हो गई तो H की वैल्यू। निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया, इधर सरफेस एरिया निकालना है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच ये हो गया सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया, और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा सिलेंडर हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया। यहां से क्या होगा, 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, H प्लस R। H की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो 2 पाई R, H की वैल्यू क्या है 13 माइनस R प्लस R। ये R से R कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 2 पाई R इंटू 13 ये हो जाएगा आपका 26 पाई R, और ये किसी ना किसी ऑप्शन में छुपा हुआ है जो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका इनर सरफेस एरिया आ गया। इनर सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का CS है प्लस हेमिस्फीयर का CS है। तो CS ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 2 पाई RH एंड CS ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट 2 पाई R स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बताइए कोई समस्या है इसमें? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो ऑलवेज ट्रू नहीं होंगे। तो 2 सर्कल्स आर सिमिलर, तो 2 सर्कल सिमिलर हो सकते हैं भैया, क्यों नहीं हो सकते, 2 सर्कल सिमिलर हो सकते हैं। 2 आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या 2 आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे भैया 2 आइसोसेलेस, ये 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। हमेशा 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है और एक राइट एंगल होता है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और दोनों की साइड का रेशियो सिमिलर हो जाएगा क्योंकि 2 साइड हमेशा सेम होती है, तो ये भी ठीक है। 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो ऑप्शन डी है 2 इक्विलैटरल, तो भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड ही बराबर होती है, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। जो हमारा ऑप्शन सी है 2 रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, तो 2 रेक्टेंगल सिमिलर नहीं हो पॉसिबल है क्योंकि भैया उनकी साइड जो है डिफरेंस होती है, तो रेक्टेंगल की कंडीशन ये है कि वो हमेशा सिमिलर नहीं हो सकते। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान सवाल, बेसिक मैथ करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5। ये बताओ कि ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, या ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो बेसिक मैथ है भैया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो आसान है। 11 7 जा 77 इंटू 13 प्लस 5, तो 77 को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 37 जा 91, 37 जा 91,
1001 ये आ गया 1001 प्लस 5, इसको मैं ऐड करूंगा तो 1006 आ गया। ये आ गया हमारा फाइनल नंबर सॉल्व हो गया। अब बताओ कि भैया बोल रहा है क्या ये प्राइम नंबर है? ऑप्शन ये कह रहा है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, इन दो से होने चाहिए। पहली बात तो ये एक इवन नंबर है, जो कि लास्ट डिजिट पे क्या आ गया 6, तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर प्राइम नंबर तो होने सारा एक्सेप्ट 2 तो ना है ये प्राइम नंबर। क्या ये ऑड नंबर है? ऑड नंबर भी नहीं है। ऑड नंबर होता अगर 1 3 5 7 आता लास्ट लिस्ट पे, तो वो भी नहीं है। तीसरा है कंपोजिट नंबर, उसमें बाद में आते हैं। चौथा है मल्टीपल ऑफ 5। क्या ये मल्टीपल ऑफ 5 है? मल्टीपल ऑफ 5 की कंडीशन क्या होती है? या तो लास्ट डिजिट पे 5 हो या लास्ट डिजिट पे 0 हो, तो वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो तीन ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। कंपोजिट नंबर, अब भैया अगर किसी को पता नहीं है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो उसके लिए ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत ही आसान टेक्निक है कि आप बता दो प्राइम नहीं है, ऑड नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो आप कंपोजिट लगाओ, आपका आंसर सही है। लेकिन कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो मैं अगर इसके फैक्टर निकालने बैठूंगा तो इसके फैक्टर हमेशा 2 से ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इवन नंबर है, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 मल्टीपल टाइम 2 आ जाएगा, 3 भी आ सकता है। तो दिस इज द कंपोजिट नंबर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? The roots of the quadratic equation x square plus 9 equals to 0, और हमें बताना है कि ये रूट क्या है। तो रूट निकालने का आसान तरीका क्या बताया था मैंने? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अगर ये बात पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो नो रूट्स आ जाएंगे, नो रियल रूट्स। रूट्स आते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आएंगे, अभी 10th में कोई रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट्स आते हैं इस केस के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, या रियल एंड नॉट इक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स वो डिपेंड करेगा कि हम कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका डी निकाल लो भैया। डी क्या है? पहले तो देखो कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो a की वैल्यू क्या है? 1। x का कोई टर्म है ही नहीं, तो मतलब b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू हो गई हमारी 9। लगा दो भाई डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो आंसर आ गया माइनस 36। कौन सा आंसर है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। कौन से रूट्स हैं? नो रियल रूट्स। ये था भैया आपका आंसर, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई एक और ऑप्शन बी आ गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रोबेबिलिटी लोगों को शायद थोड़ा डर लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है, तभी लोग बोल रहे हैं पेपर हार्ड है, क्योंकि एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है इसमें। हमारे जनरली ट्रिग्नोमेट्री से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इस बार आए हैं, एक क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, the probability of getting a queen of spade। क्वीन ऑफ स्पेड चाहिए मुझे भैया। अगर आपने ताश खेले हैं, कार्ड्स खेले हैं, तो 4 तरीके के पत्ते होते हैं उसमें। एक होता है स्पेड, दैट इज कॉल्ड नेम्ड एज हुकुम, डायमंड दैट इज कॉल्ड एज ईंट, हार्ट दैट इज कॉल्ड एज दिल और पान, और द फोर्थ वन इज क्लब दैट इज कॉल्ड एज चिड़ी। अगर ये आपने हिंदी में खेले होंगे तो ये 4 तरीके के पत्ते होते हैं, और हर एक 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ए से लेके किंग तक, अप टू 10, ए से लेके 10 तक होते हैं। फिर उसके बाद जे, क्यू और किंग आ जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्वीन ऑफ स्पेड बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी। और टोटल कार्ड कितने हो गए? टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 52, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है क्वीन ऑफ स्पेड, तो क्वीन ऑफ स्पेड सिर्फ एक ही होगी, पूरे 52 कार्ड्स में एक ही क्वीन ऑफ स्पेड होगी। क्वीन 4 होंगी लेकिन स्पेड की क्वीन सिर्फ एक होगी। तो ये हो गया 1, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, दैट इज इक्वल्स टू 1/52।
एंड दैट इज प्रेजेंट अगेन इन ऑप्शन नंबर बी। तो भैया ऑप्शन बी वाले मौज आ गई जिन्होंने तुक्के मारे हैं। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? if sin theta is equals to 1 by root 11 तो cot थीटा निकालो। कितना आसान सवाल है, बताओ भाई। अगर ये भी नहीं करा तो क्या किया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। आगे भी जानना है, सेक थीटा कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या हो गया? पी बाई एच। कॉट थीटा क्या हो गया? बी बाई पी। तो बी बाई पी मतलब कि पी और एच तो दे रखे हैं, हमें चाहिए बी। तो लगा दो भैया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? रूट 11 का स्क्वायर। पी क्या है? 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो बी की वैल्यू आ गई रूट 10। बी आ गया रूट 10, फॉर्मूले में डाल दो। कॉट थीटा क्या हो गया? बी बाई पी। बी क्या आ गया? रूट 10। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी? 1। तो आंसर आ गया रूट 10। और ये है ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई फाइनली ऑप्शन नंबर सी का भी नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 14। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बेसिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जानते हैं, या और भी लोग बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा ये भी होता है। तो कई सारे तरीके होते हैं याद करने के। ठीक है जी, चलिए तो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 और भी आसान है मुझे लग रहा है। लेट्स सी वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 15। ये गया। तो एक ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है जी। ग्राफ दे रखा है, ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। तो अब बोल रहा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन हियर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाले जाते हैं? बहुत ही सिंपल। जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह। तो भैया 4 जगह कट कर रहा है। तो आंसर इज पॉलिनोमियल इज 4 एंड दैट इज प्रेजेंट इन आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बहुत ही आसान तरीका जीरोस निकालने का। जीरोस कैसे निकालते हैं? ग्राफ जहां भी एक्स एक्सिस को कट करे वो होती है हमारी जीरोस। तो 4 जगह कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। 5 इसका आंसर नहीं है, 4 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पूरे मुझे जो लगा क्वेश्चन नंबर सभी में वो है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? तो अ कॉर्ड क्यू आर सबटेंड्स एन एंगल। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल था, ये हमारी एक कॉर्ड दे रखी है क्यू आर, ठीक है जी। फिर एक हमारी टेंजेंट दे रखी है दैट इज पी क्यू। यहाँ सेंटर पे ये है ओ। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉर्ड क्यू आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 105 एट द सेंटर। तो ये 105 डिग्री बोल रखा है, ठीक है। द मीजर ऑफ एंगल आर क्यू पी। आर क्यू पी मतलब मुझे ये एंगल निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड आर क्यू पी। कैसे निकालेंगे भैया आर क्यू पी? पहली बात तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये पूरा एंगल तो हो गया 90 डिग्री, इतना समझ में आ गया। लेकिन मुझे निकालना है ये आर क्यू पी। आर क्यू पी कैसे निकालूं? चलो वो भी देख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये ओ आर रेडियस है, ओ क्यू क्या है? रेडियस है। तो रेडियस इक्वल होती है। अब रेडियस इक्वल होती है तो मतलब कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल क्या बन रहा है? ट्राइंगल ओ क्यू आर बन रहा है। अब दो साइड जब इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है? वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट जो ये एंगल है, जो ये एंगल है वो इक्वल होते हैं। अगर मैं ये मानूं कि ये x है तो ये भी x है, तो हमें ट्राइंगल ओ आर क्यू में अगर मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो गया? सम ऑफ ऑल एंगल्स व्हाट? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ओ आर क्यू तो एंगल 105 प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 180।
तो एंगल 105 को मैं ले जाता हूं उधर, तो ये हो जाएगा 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 105। तो 2 एंगल x कितने हो जाएंगे, 180 में से 105 क्या 75, x की वैल्यू क्या आ गई 75/2। तो जब x की वैल्यू 75/2 आ गई, ये पूरा एंगल 90 था। अगर मैं इसमें 90 में से इस एंगल को घटा दूं तो क्या मेरा ये एंगल आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो भैया हमारा एंगल PQR या RQP, एंगल RQP क्या हो जाएगा 90 में से अगर मैं x को घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 90 माइनस 75/2 दैट इज, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 180 माइनस 75/2 दैट इज इक्वल टू 105/2 एंड RQP ये आ गया हमारा आंसर, और जो कि अगेन प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है जी, ऑप्शन भी बहुत मिल रहा है, मजा आ रहा है। चलो 3 क्वेश्चन और फिर हमारा सेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट। चलो तो क्वेश्चन नंबर अगला है 17 क्या कह रहा है, एपी है भैया, एपी दे रखी है -20/9 -2/9 16/9, बोल रहा है कि ये एपी है। आगे का टर्म बता दो, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो बता दो, क्या दिक्कत है इसमें, कैसे निकालेंगे। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। मुझे अगर आगे का टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 क्या होता है D के बराबर होता है, A3 माइनस A2 क्या होता है D के बराबर होता है, A4 माइनस A3 क्या होगा D के बराबर होगा, मुझे A4 ही तो चाहिए। ठीक है, और A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D हो जाएगा, और A3 की वैल्यू मुझे दे रखी है, D की वैल्यू मुझे निकालनी है, D की वैल्यू A2 माइनस A1 से मैं निकाल लेता हूं। तो A2 क्या है -2/9 माइनस -20/9, ये हो जाएगा D के बराबर, -2 प्लस 20/9 ये हो जाएगा D हो जाएगा हमारा 20 में से 2 18/9, 2 आ गई D की वैल्यू, उठा कर रख दो यहाँ पे। A3 की वैल्यू क्या थी 16/9 प्लस 2, एलसीएम ले लो 9, 16 प्लस 18 ये कितना हो गया 34/9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आसान है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है। बोल रहा है PQ is tangent to a circle at a point P on the circle, the number of tangent which can be drawn to the circle parallel to PQ। तो भैया एक सर्कल है, बोल रहा है कि एक PQ टेंजेंट है जो हमारी ऐसे जा रही है। ठीक है जी, PQ एक टेंजेंट है, पॉइंट P ऑन दी सर्कल। अब बोल रहा है कि इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, 1 2 3 4 या मैनी या 0, ये भी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 1 मैनी या 0। तो भाई टेंजेंट तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, ये सब टेंजेंट है जो सर्कल से छू के चली जाए वो टेंजेंट है, कितनी भी टेंजेंट बना। बट क्वेश्चन बोला है कि इसके पैरेलल आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो, तो इसके पैरेलल भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, ये यहां से जाएगी छूती हुई, बस एक ही टेंजेंट बन सकती है। अगर ये पॉइंट P मेरा यहां पे होता तो इसके पैरेलल सिर्फ यहां होती, तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है जो इसके पैरेलल होगी, वो जो कि यहां होगी। अगर मैं यहां कुछ भी ड्रॉ कर दूंगा तो वो उसको पैरेलल नहीं होगी, उसको इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो आंसर होगा 1 एंड दैट इज अगेन प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे असरसत और रीजन के सवाल हैं, बहुत ही आसान वाले हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि असर्शन है मीडियन ऑफ डेटा इज द वैल्यू ऑफ n/2 वेयर n रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, रीजन कह रहा है मीडियन डिवाइड्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो देखो ये बात तो सच है कि मीडियन का मतलब ही वही है कि मीडियन पूरी फ्रीक्वेंसीज को या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो रीजन इज करेक्ट। असर्शन
मीडियन ऑफ द डेटा इज द वैल्यू ऑफ n/2, तो भैया ये आंसर हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड में है तो मीडियन का फॉर्मूला अलग होगा, इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला अलग होगा। तो ये जो फॉर्मूला है हर जगह वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला। सो assertion is wrong and reason is correct, and that is the correct answer is option number D, क्योंकि assertion हमारा गलत है। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। For an acute angle theta, cos theta is always less than 1। तो एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये मेरा एक्यूट एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, फिर रीजन कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बहुत बात सही है भैया, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है। एंड cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपो, बेस बाई हाइपो। तो मतलब कि रीजन करेक्ट है। और फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपने अगर cos थीटा की वैल्यू अगर आपको याद है 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे आता है cos 90 0, cos 60 क्या होता है 1/2, ये होता है कि हमारा 1/√2, cos 30 क्या होता है √3/2, और ये होता है हमारा cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है हमारा 1। तो फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से करेक्ट लेस देन होती है, ये भी बात सही है। तो आंसर इज ए, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन आसान ही थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ा सा ट्रिकी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर जो कॉर्ड वाला था वो। अदरवाइज हाँ थोड़े से हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए, तो प्रोबेबिलिटी अगर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो शायद एक बार किसी को लग सकता है। अदरवाइज हाँ एक बात बोल सकता हूँ, बेसिक शायद और भी थोड़ा सा आसान होना चाहिए था। अगर सीबीएसई बोल रहा है बेसिक बेसिक बेसिक, तो बेसिक शुड बी लिटिल और लेसर, जिसको बच्चा आसानी से कर सके। बाकी आपकी तो हमने सॉल्व करके देख ही लिए। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आज खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबाइए। ऐसे ही आपको मैथ्स में 9 से लेकर 12 तक की आपको सारी वीडियोस, हर चीज़ की, हर टॉपिक आपको एकदम समझाते हुए मिलूंगा मैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। ओ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हाँ हाँ।